कानून सिर्फ गरीब के लिए है। उनके ऑफिस में चले जाएं, लाइटें ऑन होती हैं, एसी लगा हुआ है, सब ऑफिस में नहीं है। कि ईदा ते शबराता आईया सारे लोग घर नू आए, ठीक है, वो ना आए मोहम्मद बख्शा जेड़े CSS पास कराए। किसी भी ऑफिसर का नाम ले लें, नीचे तो ऐसे ही है जैसे जला मची हुई है पंजाब। ये सारे मसले खत्म हो जाते हैं, या नीला नोट दे के, या हरा या लाल रंग का नोट दे के सारे मसले खत्म हो जाते हैं। कैसे लोग आपके पास आए, ये 11 बजे तक लोगों का रश लगा होता है यहाँ पे, एसी साहब अंदर नहीं तशरीफ फरमा होते। ये तो वैसे बड़ी मुनासिब बात नहीं है। इस वक्त 35-40 लाख की आबादी है सियालकोट की, आपको इतनी कंप्लेंट्स ही मिली है सिर्फ सियालकोट में। ओपन है ना, वो भी शायद लोगों का काम नहीं हुआ तो वो लोग आए ही नहीं है। फिर नहीं, आप नहीं, ये नहीं सोचते। आप मैडम सोनिया सदफ का जिक्र किया तो उनके होते हुए यहाँ पे हमला हुआ था जिना हाउस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से मिलने गए, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। ये जिना हाउस किस तरफ है? पेरिस रोड पे। भाई फूडी हैं, खाने को पसंद करते हैं, जहाँ पे जाते हैं इनको डिस्काउंट नहीं मिलता, प्रोटोकॉल नहीं मिलता, तो ये बाद में जाके उनको जुर्माने करते हैं, उनको सील कर देते हैं। प्राइस कंट्रोल आपका अंडर है, प्राइस कंट्रोल मेरे अंडर आपने करवानी है। प्राइस कंट्रोल कहीं पे भी नहीं है। प्राइस कंट्रोल होता है गरीब के लिए। शादी के प्रोग्राम की क्या चार्ज करना है? आपने मुझे कुछ भी नहीं देना, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी काम किया। किसमें ज़्यादा मज़ा आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे जलसा हुआ, सबसे ज़्यादा हल्ला भी आपकी जानिब से बोला गया, मेरी जाने से बोला ऐसा। टीयर गैस शेल तो मेरे पास नहीं होता। आप एज ए असिस्टेंट कमिश्नर किस तरह मैनेज कर रहे हैं सियालकोट को? एज असिस्टेंट, मेरे ख्याल से आपके सवाल के हम दो हिस्से कर लेते हैं। एक तो ये कि असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब क्या क्या होती है, और सियालकोट के बड़े चैलेंजेस हैं। वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर आप तहसील के अंदर, सब डिवीज़न के अंदर, हमारे ज़िला सियालकोट में 4 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, समड़ियाल, पसरूर, डस्का और सियालकोट। आप जितने भी हुकूमती अहकामात हैं उन सब के ऊपर आपकी एक ओवरसाइट होती है कि तमाम महकमा जात में, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितने महकमे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सब के ऊपर आपका डायरेक्ट रोल नहीं है, मगर आपने देखना होता है कि सब हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हो। तो एक तो हमारा सबसे पहला रोल सुपरिटेंडेंस का होता है। दूसरा, हम हेड करते हैं महकमा माल को। महकमा माल यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसके पास होता है, लैंड रिकॉर्ड जिसके पास होता है, पटवारियों का आपने सुना होगा, या ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है वो सारा, उसके मामलात जो हैं, तकसीम किस तरह होनी है, विरासत किस तरह होनी है, वो सारे मामलात असिस्टेंट कमिश्नर देख रहा होता है। और तीसरी चीज़ जो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आप देख रहे होते हैं वो ये है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। जैसे कोरोना आ गया, या आपका सैलाब का ख़तरा पड़ जाता है, इन चीज़ों को। सियालकोट शहर के अंदर एक ही असिस्टेंट कमिश्नर है जिसकी ज़िम्मेदारी शहर भी है, और शहर के मज़ाफ़ात में तकरीबन 5 से 75 गाँव जो हैं वो भी मेरी ज़िम्मेदारी में आते हैं, जिसमें बजवात के इलाके के गाँव हो गए, बॉर्डर एरिया के हो गए, चपराड़, कोटली लोहारा, हेड मराला, ये जितने एरिया, गुन्ना, ये जितने एरियाज़ हैं ये मेरे। जो असिस्टेंट कमिश्नर है, बड़ी ऑनरेबल जॉब है। लोगों में ये चैन गोइयाँ पाई जाती हैं, ये गब्बर सिंह की जॉब है। गवर्नमेंट ने अगर 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8 से ऊपर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी गई है तो लोगों ने दौड़े लगा दी हैं, लोगों ने आगे आगे आगे, इसने ये कर देना वो कर देना। ऐसा क्यों है? मुझे बड़ी प्यार से एक बात हमारे एक तहसीलदार थे, उन्होंने बल्कि इन लफ्ज़ों में कही थी कि एक हमारे यहाँ जो रवायती फैमिली होती है उसमें बाप का क्या रोल होता है। सही है। बाप आपसे मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करते हैं, पर जब अब्बा जी आते हैं तो घर में एक तहलका ज़रूर मच जाता है कि लड़कियां जो हैं वो दुपट्टे सरों पे कर लेती हैं और लड़के जो हैं वो सीधे होके बैठ जाते हैं। ये उस मोहब्बत और अदब का तकाजा है। ज़ाहिर बात है, हेड ऑफ़ द फैमिली जब वालिद ने अपनी फैमिली का डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है तो उन्हें सख्ती भी करनी पड़ती है, गुस्सा भी करना पड़ता है। पर इस सख्ती और गुस्से का ये मतलब नहीं है कि वो दुश्मन हैं या वो नफ़रत कर। सारी सख्ती और सारा गुस्सा गरीब लोगों पर क्यों निकाला जाता है? मतलब रेडी वालों का आपने चलान कर दिया, आप कहीं पे गए, किसी किराने वाले को का चलान कर दिया, इतने पैसे उसने कमाए नहीं होते जितने आप चलान कराते हैं। मेरा नहीं ख्याल है से भाई, आप अगर चेक करेंगे तो मैं तो फाइन्स में बहुत ही लीनियंट हूँ। मेरे प्रीडिसेसर जो हैं वो शायद मुझसे ज़्यादा भी है, मतलब उनके साथ में आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। नहीं, आप मुझ पे भी लगा दें, मैं तो अपनी जवाबदेही कर सकता हूँ। मैं आपको इसमें गाइड करूँ, आप ज़रा चेक कीजिएगा कि जब मैंने ग्रुप बनाया हुआ है AC अनाउंसमेंट्स के नाम से, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप देखिएगा कि मैं जब जगह सील करता हूँ तो वो किस कैलिबर की जगह होती है। हमने KFC को सील किया है, हमने मैकडॉनल्ड्स को सील किया है, हमने जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं सियालकोट के उन सब के ऊपर जुर्माने हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं। आपने सील किया, आपने जुर्माने किए,
इसके बाद लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए, मतलब लोगों में ये चैन गोइयाँ पाई जाती हैं कि मुर्जा भाई फूडी हैं, खाने को पसंद करते हैं, जहाँ पे जाते हैं इनको डिस्काउंट नहीं मिलता, प्रोटोकॉल नहीं मिलता, तो ये बाद में जाके उनको जुर्माने करते हैं, उनको सील कर देते हैं। ये तो आप रेस्टोरेंट वालों से पूछ सकते हैं ना। मैंने एक असूल रखा है कि यू शुड ऑलवेज पे फॉर वॉट यू आर गेटिंग। यहाँ पे भी कार्रवाई होती है ना, लोग इल्ज़ाम लाजमी तौर पे लगाते हैं। प्राइस कंट्रोल आपका अंडर है, प्राइस कंट्रोल मेरे अंडर आपने करवानी है, प्राइस कंट्रोल कहीं पे भी नहीं है। प्राइस कंट्रोल है। मैं आपको इसमें अर्ज़ करूँ, कई दफ़ा लोग जो महंगाई हो रही है उसको हमारी गफलत समझते हैं, जबकि वो महंगाई मार्केट फैक्टर्स की वजह से हो रही होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रही होती है। नहीं हो रही होती जितनी दुकानदार आगे कर देते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ पहले तो ये इन्फ्लेशन होती है, दूसरा होता है नाजायज़ मुनाफाखोरी। जो दुकानदार आप जो बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा उसमें पैसे चार्ज कर रहा होता है, अब अगर तो मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं तो आप मुझे कहते हैं कि देखें आप एसी साहब गरीबों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर मैं कार्रवाई ना करूं तो आप कहते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी करें। सियालकोट माशाल्लाह बड़ा दुनिया से कनेक्टेड है, तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब में भी महंगाई हो रही है, अमेरिका में भी महंगाई हो रही है, यूरोप में भी लोग रो रहे हैं कि महंगाई, तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। एक रेडीमान को तो आपने जुर्माना कर दिया, चिकन वाले की दुकान है, उसने चिकन महंगा लगाया, किस तरह चिकन होगा, 400-500 रुपये किलो हो जाएगा, उसने 600 रुपये लगाया, आपने जुर्माना कर दिया, उसको इवन सील कर दिया। एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, आपको पता है चिकन कढ़ाई कितने की मिलती है, उनकी कीमतों पे आप क्यों नहीं एक्शन कर सकते? को मैं अर्ज़ करता हूँ नदीम भाई, दो बातें समझें इसके अंदर, और ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं, मैं माज़रत के साथ कर रहा हूँ अगर किसी को बुरी लगे तो। पहले तो ये कि प्राइस कंट्रोल होता है गरीब के लिए, ठीक है, और होता है उन अशिया पे कि जो लग्जरी आइटम नहीं है, जो नेसेसरी आइटम है। आप समझ रहे हैं? ये हमारा सब्जी, कानून है। ये कानून है, एसेंशियल आइटम ओनली। सही है। सब्ज़ी, फल, दूध, आटा। इस वक्त तहसील सियालकोट में सब्सिडाइज आटा अच्छी क्वालिटी का, मैं खुद क्वालिटी मॉनिटर कर रहा हूँ, 490 रुपये, 500 रुपये 10 किलो आटे का थैला तहसील के अंदर रोज़ 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सही है, कहीं हमें नज़र नहीं आता ना कहीं पे। आप मेरे साथ निकलें तो आपको नज़र भी आ जाएगा। अगर रेस्टोरेंट में आप जाके खा रहे हैं तो ये एक लग्जरी आइटम है, लग्जरी आइटम के ऊपर प्राइस कंट्रोल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मतलब ये जो पिज़्ज़े वगैरह हैं, ये सारे लग्जरी इनके ऊपर प्राइस कंट्रोल नहीं होता, इनके ऊपर प्राइस कंट्रोल नहीं होता। जितना मर्जी बढ़ा दें, ये जितना मर्जी बढ़ा दें, ये ऐन उसी तरीके से है जिस तरह एक सहाफ़ी की तनख्वाह है, वो सहाफ़ी की मर्ज़ी है कि वो अपना प्रोग्राम की कितनी प्राइस जो है वो चार्ज कर ले। सहाफ़ी के प्रोग्राम की क्या चार्ज करना है, आपने मुझे कुछ भी नहीं देना, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। अब मगर हमारे मुल्क में आप जानते हैं ऐसे सहाफ़ी भी हैं कि जो करोड़ों कमा रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है अपने अपने लेवल की बात है। उसी तरह रेस्टोरेंट्स में भी आप देखेंगे आपको हर तरह का रेस्टोरेंट मिलेगा। हाँ, उसमें हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि कोई रेस्टोरेंट गलत खाना ना बेचे, जंग मतलब गलीज़ ना हो, उसके अंदर गंदगी ना हो, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, उसका किचन साफ़ हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये तो फिर सही बात होगी, कानून सिर्फ गरीब के लिए है। नहीं, गरीब के लिए कैसे? गरीब के हक़ में है कानून, गरीब के हक़ में है ना, कि अगर दूध की कीमत है या आटे की कीमत है या सब्ज़ी की कीमत है, वो तो हम सेट करें। पर अब आप मुझसे कहें जी अल्फता के ऊपर हम जाके इम्पोर्टेड चॉकलेट लेते हैं तो वो बड़ी महंगी हो गई है, तो उसके ऊपर तो प्राइस कंट्रोल नहीं लगता ना। सही है। इन चीज़ों का मतलब हमारे आम सार्फिन को, इवन मुझे भी इल्म नहीं था कि ये कानून है हमारा, कि बड़े आदमी पे जो आइटम्स बता रहे हैं आप, ये कानून सिर्फ गरीब के लिए है। और गरीब आदमी जो है वो अल्लाह मालिक पे और फ्रैंगोस पे बैठकर तो नहीं खाना खाता, वो तो अपनी तंदूर से 12-15 रुपए की रोटी लेता है और उसके साथ वो अपना सालन, सब्ज़ी, दाल जो है वो खाता है। यहाँ पे आपने बाज़ार बंद करवा दिए कि यार इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, ये चीज़ हमारे ऊपर ही क्यों लागू होती है, आम आदमी के ऊपर, अफसरान के ऊपर क्यों लागू नहीं होती? पे जितने भी ऑफिस हैं सियालकोट में, हज़ारों लोग हैं जो सरकारी अफसर हैं, उनके ऑफिस में चले जाएं, लाइटें ऑन होती हैं, एसी लगा हुआ है, सब ऑफिस में नहीं है। इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, ये तो इसराफ़ है और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हद्दुल इम्कान कोशिश सबको करनी चाहिए इनफरादी तौर पे कि वो कौम का सरमाया है, ये बिजली इसको बचाएं। कर सकते हैं इसमें, मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं। पे छापे मारते हैं, ज़्यादा कीमत पे बेचने वालों को जुर्माने करते हैं, क्या अफसरान पर छापा पड़ सकता है कि उनको इसराफ का बताया जाए, यार ये ना करो, ऐसे ना करो? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सर्कुलर्स में जारी होते हैं इस वक्त, बल्कि अगर आप नोट करें
तो जब से मैं आया हूँ एज असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, हमारे किसी ऑफिस के अंदर कोई नया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं लगाया गया। जो इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, लोग बाहर के मुल्कों से अपनी फैमिली में टाइम गुजारने के लिए आ जाते हैं, लाखों रुपए की टिकटें खर्च के, मैं अपनी वालदा के साथ ईद करूं, मैं अपने वालिद को मिलूं, जाके बहन भाइयों में जाके खुशियां बांटूं। लेकिन आप जब भी मतलब हमने तो हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट कमिश्नर भी हमें इधर ही नजर आए, डीसी भी इधर ही नजर, मतलब जितने अफसरान हैं, ईद शबरात, मतलब कोई भी इवेंट्स है, बड़ा दिन कोई भी है, जब लोग खुशियां बांट रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ड्यूटी पे ही होते आप ड्यूटी पे होते हैं। हैं। वो हमारे यहाँ मजाक करते हैं कि ईदां ते शबरातां आईयां सारे लोग की घर नू आए, ठीक है, वो ना आए मोहम्मद बख्शा जेड़े CSS पास कराए। आपने कहा कि हमने वो कंट्रोल कर लिया, हम दिन रात एक करते हैं प्राइस कंट्रोल करवाने में, रेडी वाले को भी पकड़ लिया, गरीब के लिए कानून बना हुआ है उसके हमने पूरी मतलब चढ़ाई की। मतलब ये बता दें कि आप अपने अदारों के अंदर क्या करते हैं, किसी भी ऑफिसर का नाम ले लें, नीचे तो ऐसे ही है जैसे जला मची हुई है, पंजाबी में कहते हैं जला मची हुई है, कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। आप आम कपड़े पहन के ऐसे ही सादे से बन के जाएं, कोई काम करवा के बताएं। ये बड़ा हमारे यहाँ एक अलमिया है, और हमेशा मगर उसकी वजह करप्शन नहीं होती। कभी कभार हो सकता है कोई लीगल मसला हो, कोई टेक्निकल ग्लिच हो, कोई तकनीकी वजह हो। सर ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, या नीला नोट दे के, या हरा या लाल रंग का नोट दे के सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। मैं उसमें ये देखें, हम किसी को पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, ये हम कर सकते हैं अलबत्ता कि एक मेकनिज़म रखें कि किसी भी बंदे को जिस सेकंड शिकायत हो वो उसी सेकंड हमें इतला दें। मैं उसके अंदर कुछ आपको बातें एक दो बताता हूँ, ख़ास तौर पे आपके तवज्जुह से लोगों को। अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक टेलीफोन मशीन लगी हुई है। जी जी। आपको अगर कोई रिश्वत मांग रहा है या कोई डिले कर रहा है, आप वो टेलीफोन मशीन उठाएं, वो सीधी उनके हेड ऑफिस लाहौर के अंदर आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगी। उसके अलावा आपका अगर हमारे पटवारी साहिबान में या किसी में आपको कोई गलत आपको लगता है कि वो प्रोसेस कर रहा है, आप उसी वक्त मेरे पास कंप्लेंट लेके आएँ, हम इंक्वायरी करेंगे। कैसे लोग आपके पास आएँ? ये 11 बजे तक लोगों का रश लगा होता है यहाँ पे, एसी साहब अंदर नहीं तशरीफ फरमा होते, लोग इंतज़ार कर करके चले जाते हैं। लोगों का ये कहना है हम हवार होने आए हैं यहाँ पे, हमारी बात नहीं सुनी जाती। और आप देखेंगे कि ऑफिस आवर्स, ऑफिस टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, इस वक्त भी रात के 8 बज रहे हैं। मैं एवरेज दफ्तर में शाम तक बैठा होता हूँ, लेट तक बैठा होता हूँ। मतलब रात को भी लोग एप्लीकेशन लेके आ सकते हैं आपके इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हमने टाइम उसके लिए स्पेसिफिक इसीलिए रखा हुआ है ताकि पूरा दिन लोगों के तांता ना बंधा रहे। मैं आपको उसमें मज़ीद बताऊँ, महीने में 2 दिन हम लोग सारे महकमा माल, सारे पटवारी, सारे तहसीलदारों को जमा करके एक जगह पे उनके साथ खुली कचहरी लगाते हैं कि जो भी बंदा है वो उसी वक्त अपना इशू ले आए। मैं गवाह हूँ कि जब हमने पहली खुली कचहरी की थी जनवरी के महीने में, 1 जनवरी को, तो उस वक्त तकरीबन 70-80 कंप्लेंट्स आई थी। जो हमने आखिरी खुली कचहरी की है 1 जुलाई को, इसके अंदर हमारे पास कितनी थी कंप्लेंट्स? 5-6 कंप्लेंट्स आई थी। तो हमने कंप्लेंट के बर्डन को 100-150 से 6 के ऊपर ले आए। ये तो वैसे बड़ी नामुनासिब बात नहीं है। इस वक्त 35-40 लाख की आबादी है सियालकोट की, आपको इतनी कंप्लेंट्स ही मिली हैं सिर्फ सियालकोट में? ओपन है ना, वो भी शायद लोगों का काम नहीं हुआ तो वो लोग आए ही नहीं है। फिर आप ये नहीं सोचते? आप ये भी तो सोचे ना कि ये भी तो हो सकता है कि उनका काम हो गया, जो जायज़ होने वाले काम है वो हो जाते हैं। 150 लोगों को मसला यहाँ पे और नहीं है लोगों। और हमारे पास जितनी कंप्लेंट्स आती हैं, एवरीडे कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, कंप्लेंट रजिस्टर हमारा बना हुआ है। मैं पर्सनली हर केस को फॉलो भी कर रहा होता हूँ। जो रश अगर लोग होते भी हैं वो लोग हैं कि जिनका मसला हल होने वाला है नहीं, या हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो वो परेशानी में जिसको कोई जगह नहीं मिलती कि इसको रिलीफ मिले, वो एसी दफ्तर आ जाता है कि शायद असिस्टेंट कमिश्नर साहब कुछ कर दें, और हम हद्दुल इम्कान कर भी देते हैं। पुलिस का मैटर होगा, कोर्ट का मैटर होगा, हमारा हल करने वाला मसला नहीं है। हम आउट ऑफ द वे जाके उसके ऊपर जो फैसिलिटेट कर सकें वो करते हैं कि ये बेचारा अब किधर जाए, आस लेके आया है तो हम उसको फैसिलिटी। अदालत के अंदर जब मैडम सोनिया सदफ, जो मेरी प्रीडिसेसर हैं, बड़ी कमाल की अफसर थी वो भी, जब वो आई हैं तो उस वक्त तकरीबन 300-400 केस था इस अदालत के अंदर। मैडम ने आधे से ज़्यादा केस का पेंडेंसी ख़त्म की, और मेरी कोर्ट में मैं जब आया हूँ तो शायद 150-200 केस था। इस वक्त मेरी कोर्ट में 25 केस रह गया है सिर्फ, और वो भी इंशाल्लाह हम अगले कुछ हफ्ते में इसको हम 8-9 तक इसकी सिचुएशन। ये बता दें, आपने मैडम सोनिया सदफ का जिक्र किया, तो उनके होते हुए यहाँ पे हमला हुआ था, उसका क्या बना था? मेरे आने से पहले की बात है। जी जी। मैं तो जब आया था तो ये दफ्तर जो था ये बिल्कुल इसमें काफ़ी तोड़ फोड़ हुई थी, जो भी नाखुशगवार वाक़या हुआ।
फिर मुझे जो शौक़ है कि आप जिधर काम कर रहे हैं वो जगह आपकी सही होनी चाहिए। हमने फर्नीचर वगैरह लाए, ये कालीन जो आप देख रहे हैं 3 कालीन है इधर, क्लोजेट वगैरह, कुछ किताबें वगैरह हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती हैं। सामान मेरे घर का आया तो मैंने उसमें से कुछ कालीन जो है वो इधर भेज दिया। आपने यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी काम किया, काफ़ी अरसा बड़ा दौर था ये दोनों, किस में ज़्यादा मज़ा आया? अच्छा सवाल है। काम ज़्यादा था तो दोनों में मैं कहूँगा कि उतने ही टफ बॉसेस थे दोनों दौरों में। वैसे आपकी कोई सियासी हमदर्दियाँ हैं किसी के साथ? मेरी पाकिस्तान के साथ हमदर्दियाँ, इस मुल्क के साथ हमदर्दियाँ, इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ हमदर्दी होती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वही लाती है और तहरीक इंसाफ भी वही लाती है। ऐसा ही है। तो दोनों पार्टियों से हमदर्दियाँ हैं आपकी? मेरी देखिए, अगर कल को यहाँ पे MQM आ जाए तो अगर लोग सियालकोट के उसको चूज़ करते हैं तो वो खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि मैंने दोनों रजीम्स के साथ काम किया, PMLN भी PTI भी, और दोनों के अंदर हमने सियालकोट में दोनों दौरों में डिलीवर करने की मैक्सिमम कोशिश की है। लेकिन आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है आपके साथ बड़ी मोहब्बत थी, सबका प्यार था, आप वर्कर भी थे, एक्टिव भी थे फील्ड में, लेकिन जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे जलसा हुआ सबसे ज़्यादा हल्ला भी आपकी जानिब से बोला गया। मेरी जानिब से बोला ऐसा गया? है कोई कि आप फ़ोन तक नहीं थे उठाते लीडरान के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये तो मेरा नहीं ख्याल, ये शायद कोई क्या सराही हो तो हो सकता है, पर आप लीडरान बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसमें आपको एक जलसे के हवाले से बात बताता चलूँ। देखिए, आप पे FIR भी, आपका भी नाम है FIR में? वो तो सारों का है, उसमें तो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थी, और वो FIR इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के स्टे के अंदर है। और मेरी तरफ से तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई, मैं खुद तो अभी तक नहीं उस पर अपीयर हुआ। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देखिए हम तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसको कोई भी रोक नहीं सकता। किसी भी जलसे को या सियासी सरगर्मी को किसी पार्टिजन बुनियाद पे, पार्टी बुनियादों के ऊपर रोकना ना मुनासिब है और ना हम इसका इर्तिकाब करने का वैसे इतना क्रिटिकली उन पे डंडा चलाया गया, आंसू गैस के शेल मारे गए, मतलब उनका बुरा हाल किया गया, बड़े बड़े लीडरान थे, बड़ा बड़ा नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, टीयर गैस शेल तो मेरे पास नहीं होते, वो तो मेरा मैंडेट नहीं है। इंतजामिया की कहते हैं इमाम पे चलाए हैं पुलिस वालों ने, वो तो तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो फिर पुलिस ने एक्शन किया। ये तो अब आप चिकन एंड एग स्टोरी पे जा रहे हैं कि वो व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। तो उसमें असल में जो है ना सिचुएशन को अगर आप समझें, गो इस पे कमेंट उस तरह बनता नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं, जहाँ पे भी जलसा होता है उसका एक प्रोसेस है। ठीक है। प्रोसेस ये है कि जिस जगह पे जलसा हो रहा है वो जगह या तो सरकारी जगह हो, सही है, तो सरकार इजाज़त दे, और प्राइवेट जगह हो तो प्राइवेट मालकान इजाज़त दें। सही है, बड़ा सादा सा मामला है। ठीक है। और वो जो जगह थी वो प्राइवेट जगह थी, पर थोड़ा कन्फ्यूजन था उसकी ओनरशिप के हवाले से, जिस वजह से शायद हमारे जो उधर जलसा कर रहे थे वो भी कन्फ्यूज्ड थे, और इंतज़ामिया को भी शायद ये हुआ कि इजाज़त है इनको या इजाज़त नहीं है। तो बड़ा लेट हमें कंफर्म हुआ कि उनको इजाज़त जो ओनर्स थे उस जगह के उन्होंने नहीं दी। अभी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बन गई है, क्या आपको लगता है कि आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस मामले को लेकर? देखिए आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र गवर्नमेंट की मैंडेट है, गवर्नमेंट की ऑप्शन है। जब उन्हें लगेगा कि मैं इधर सर्व कर सकता हूँ, अच्छा सर्व कर सकता हूँ। हमने सुना है कि आप जिन्ना हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से मिलने गए, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया, क्या इसमें कोई सच्चाई है कि आपने अंदर पैगाम भिजवाया? जिन्ना हाउस किस तरफ है? पेरिस रोड पे। मैं जिन्ना उस्मान डार का जो ऑफिस है, जी, वहाँ पे चौधरी इखलाक मौजूद थे। मैं इसमें आपसे एक अर्ज़ करूँ, मैं अव्वल तो ये हमारा इंतज़ामिया अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है सियासी की बजाय, मगर इसमें मैं सिर्फ इतना आपको बताऊँ कि हमने आज तक ना हमने अप्रोच किया है किसी पॉलिटिकल को, ना उन्होंने कभी ये डिमांड की है। बड़ा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है सियालकोट के पॉलिटिशियंस का और सियालकोट की एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों पार्टीज़ के। बहुत शुक्रिया मुर्जा भाई, आपके टाइम का, आपने बड़ा टाइम दिया। अच्छा, लास्ट में हमें ये बता दें कि जब से आप असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, कोई मतलब प्रॉपर्टी का शौक़ है आपको कि मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपनी गाड़ी लूं, इस तरह के शौक़ हैं आपको? मेरी जी, अभी भी आप AC हाउस को भी चक्कर लगाएं, मेरी एक ज़ाती गाड़ी है जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदी थी। सर्विस में आने से
6 माह पहले। 1.5 लाख वाली तनख्वाह से? वो उससे भी, और कुछ और भी उस वक्त वो कोई बिटकॉइन हमने लिए थे तो वो उससे बड़ा फ़ायदा हो गया सही था। है। वो एक है। और घर जो है वो मैं, क्योंकि इकलौता मैंने आपको बताया हूँ, वो फैमिली का पहले से बना हुआ है, तो इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और ना ही कोई इस तरह का भी मामला है कि मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं, तो वो तनख्वाहदार आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉपर्टी बनाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़े कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनकी मेहरबानी, इन्होंने अपना फ़ोन उधर रखा और 1 मिनट के अंदर 18 मिस कॉल्स आ गए इनको। तो इनका बहुत शुक्रिया। और सवालात भी आपने सुने, क्या मामला होते हैं, कैसे असिस्टेंट कमिश्नर बना जाता है और किन किन मराहल से गुजर कर लोगों को सर्व किया जाता है। लोग बातें भी करते हैं, लोग प्यार भी करते हैं। हमारी तो इनके लिए बेस्ट विशेज़ ही हैं कि जहाँ भी जाएं ये ऐसे ही ईमानदारी के साथ सर्व करें, लोगों के हालात भी बदलें और लोगों के दिल की आवाज़ भी बने। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।